चलो ये देखो, तो मैं क्या बता रहा हूँ, अगर जब तक ये हवा में ना, ध्यान से समझो, जब तक ये एयर से नीचे गिर रहा है तब तक ये एक फ्री फॉल की तरह गिरेगा ना, ये एक फ्री फॉल की तरह बिहेव करेगा। अगर ये फ्री फॉल की तरह बिहेव करेगा तो इसका वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा होगा, यहां से यहां तक इसका वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, है ना। जब तक ये हवा में है तब तक इसका वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता जाता है। जैसे ही ये लिक्विड में आता है ना, जैसे ही यहाँ पे अभी आता है ना, जैसे ही अंदर आना शुरू करता है, अब ये नीचे उतरना, जैसे ही इस लिक्विड में उतरना शुरू करेगा ना, इस पे अब एक बाउंसी फोर्स लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे ही ये लिक्विड यहाँ आता है, इस पे एक बाउंसी फोर्स लगने लगता है। ठीक है, उसके साथ साथ फ्रिक्शन फोर्स, ड्रैग फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, ड्रैग फोर्स जिसको आप बोलते हो, विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स जो भी है, वो भी इसके सरफेस पे ना ऊपर से इस तरफ से इस तरफ से लगने लगता है। फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज विस्कस फोर्स कह लो आप, विस्कस फोर्स। ठीक है, और ग्रेविटी तो अभी भी लग रहा है ना, ग्रेविटी तो कभी लगना बंद नहीं होगा, पानी में रहे या हवा में रहे, जहां भी रहेगा ग्रेविटी तो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो अब इसका जो ठीक है, नया एक मिनट रुको रुको, डाइवर्ट आराम से करते हैं, सब कुछ आराम से करते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे ही ये बाउंसी, जैसे ही ये फोर्स अंदर, जैसे ही ये पानी में एंटर करता है ना, जैसे ही पानी में एंटर करता है, उस पर एक बाउंसी फोर्स लगने लगता है। बाउंसी फोर्स क्या लगता है भाई, इसका जो भी वॉल्यूम होता है ना, जितना वॉल्यूम का पानी, जितना अपने वॉल्यूम के बराबर का पानी जो ये बाहर निकालता है, उसका वेट के बराबर लगता है। ठीक है, तो जैसे इस पे, जैसे ही ये पानी में एंटर करता है ना, इस पे लगने वाले फोर्सेज ना अब दो हो गए, एक तो बाउंसी लग ही रहा था, और इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स भी लगने लगता है ना, विस्कस। मैंने आपको बर्नौलीज में बताया था कि जो लिक्विड होता है वो नॉन विस्कस होता है, वो नॉन विस्कस होता है बर्नौलीज के लिए ना। ये किसके लिए है, बर्नौलीज के लिए है। अदरवाइज अदरवाइज बर्नौली का डेरिवेशन आप कर ही नहीं पाओगे ना, बर्नौलीज में आप बहुत बुरी तरह से आप फंस कर रह जाओगे। तो बर्नौली के डेरिवेशन के लिए ना, बर्नौलीज के डेरिवेशन में ना, ये नॉन विस्कस हम मान के चलते हैं, बट नॉन विस्कस लिक्विड का नॉन विस्कस होना, फ्लूइड का नॉन विस्कस होना एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। ऐसा कोई फ्लूइड है ही नहीं जो कि नॉन विस्कस हो। एक्चुअल में फ्लूइड विस्कस होते हैं, एक्चुअल में फ्लूइड फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहे होते हैं। तो जैसे ही ये ब्लॉक नीचे आएगा, इस पे एमजी तो हमेशा लगता रहता है ना, एमजी हमेशा लगेगा, चाहे वो पानी में रहे, चाहे वो हवा में रहे, कहीं भी रहेगा एमजी तो लगेगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो हमेशा उस पर लगता है, पानी में रहे, हवा में रहे, जहां। जब तक ये हवा में था तब तक ये नीचे गिर रहा था, तो इसका वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, क्योंकि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा था, एयर फ्रिक्शन लग रहा होगा, हम उसको नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि एयर फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा, एयर फ्रिक्शन लगेगा, जरूर लगेगा इस पे। एयर ड्रैग जो जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो इस पे ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, ड्रैग फोर्स वो लगाएगा, बट उसको भी इग्नोर करके चल रहा है। तो इस पे लगने वाला फोर्स कौन सा है भाई, जब तक हवा में है तब तक इसके पास लगने वाला फोर्स एमजी है, कंटिन्यूअसली एमजी। एमजी की वजह से क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता जाएगा, वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ते 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 यहाँ तक आएगा, बढ़े हुए वेलोसिटी के साथ वो पानी में उतरेगा। जैसे ही वो पानी में उतरना शुरू करेगा ना, जैसे ही वो स्टार्ट करेगा, उस पर एक बी एक्ट होना शुरू हो जाएगा और एक विस्कस फोर्स एक्ट होना शुरू हो जाएगा। इन दोनों फोर्सेस की वजह से ये जो एमजी के प्रभाव को ना, एमजी के इफेक्ट को ये दोनों फोर्सेस धीरे धीरे कम करते रहेंगे। एमजी की वजह से इसका जितना स्पीड बढ़ा करके ये पानी के पास आया होगा ना, अब ये एमजी का इफेक्ट जो है ना, ये दोनों फोर्स ना कम करते रहेगा, धीरे धीरे इसके इफेक्ट को ना कम करते जाएगा। अब ये पार्टिकल क्या हो जाएगा, पानी में ये इसका मोशन क्या हो जाएगा, डिसेलरेटेड मोशन हो जाएगा ना, डिसेलरेटेड ऊपर की ओर, डिसेलरेटेड मोशन हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसा समय आएगा ना जब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, आगे चल के एक ऐसा समय आता है जब विस्कस फोर्स और प्लस बायोन्सी फोर्स बराबर एमजी हो जाता है। ठीक है, फोर्स ऑफ विस्कस फोर्स प्लस बायोन्सी बराबर एमजी, एक ऐसा समय आएगा इसकी जिंदगी में, इस ब्लॉक की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है, ये ब्लॉक यहाँ से गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, कहीं पे एक ऐसा समय आएगा जब इस पे लगने वाला एमजी डाउनवर्ड बराबर बायोन्सी प्लस फोर्स ऑफ विस्कस, दोनों के बराबर हो जाता है। ठीक है, एफ ऑफ विस्कस में एक वी का टर्म होता है क्या, एफ ऑफ विस्कस में जब आप इसको आप तोड़ोगे ना, तो इसमें एक टर्म होता है 6 पाई ईटा आरवी होता है ना, 6 पाई ईटा आर वी होता है। ठीक है, स्टोक्स लॉ होता हाँ, है। या स्टोक्स लॉ। तो यही जो वी है ना, यही वी इस कंडीशन में, जब फोर्स ऑफ बायोन्सी प्लस विस्कस फोर्स दोनों का सम एमजी को बैलेंस कर लेता है, तो जो वी मिलता है ना, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। इसी वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, टर्मिनल का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट है ना, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक ऐसा समय आता है इस ब्लॉक की जिंदगी में जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, अब नहीं ये एक्सीलरेट कर रहा होगा, नहीं ये डिसेलरेट कर रहा होगा, कांस्टेंट अब वो मूव करते जाता है, पानी में कांस्टेंटली वो मूव करता जाता है।
तो दैट उस पर्टिकुलर टाइम पे उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, और ये कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट होता है। इसके बाद हमारा दूसरा टर्म है क्रिटिकल वेलोसिटी है। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है भाई बताओ? सर वो वेलोसिटी जिसपे ना हमारी फ्लो जो होती है वो स्ट्रीमलाइन रहती है और उससे थोड़ी सी या बढ़ जाने के बाद यस या टर्बुलेंट हो जाती ये है। वो, हाँ यस राइट राइट, ये वो लास्ट वेलोसिटी है ना, मतलब आखिरी वेलोसिटी जिसके बाद पानी जो है ना अपना स्ट्रीमलाइन फ्लो को बचा के रखता है, वहां तक वो बचा के रखे रहता है। इसके ऊपर अगर आप जाते हो ना, इस वेलोसिटी से ऊपर अगर पानी को वेलोसिटी अगर आप देते हो ना, तो जो पानी होता है ना वो अपनी स्ट्रीमलाइन वेलोसिटी को पूरी तरह से खो देता है। अब वो टर्बुलेंट हो जाता है। तो दिस इज द लास्ट वेलोसिटी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जहां पर पानी अपना स्ट्रीमलाइन को बचा के रखता है। इसके बाद पानी स्ट्रीमलाइन नहीं रह जाता है, वो टर्बुलेंट हो जाता है। पानी का दो तरह का आपने फ्लो पढ़ा होगा, एक स्ट्रीमलाइन होता है और एक टर्बुलेंट होता है। सर हाँ बोलो। सर एक बार दोनों भी टाइप कर फाइन कर दीजिए। सचिन फिर से बोलो, आवाज सचिन आपकी नहीं आ रही है। दोनों को एक बार क्या बोल रहे हो आप, डिफाइन कर दीजिए। टर्बुलेंट वेल डिफाइन कर दीजिए। टर्बुलेंट का मतलब होता है जैसे कि जब आप नल चलाते हो ना, नल को जब आप खोलते होगे तो आप, जब नल का नोजल अगर आप हल्का रखते हो ना, तो आप देखोगे बड़ा स्मूथली पानी निकलता है। आपने ये फील किया होगा, ठीक है। लेकिन उसी नल के ओपनर को, जो अगर आप नल को अगर आप ज्यादा खोल रहे हो तो आप क्या कर रहे होते हो, नल का जो ओपनिंग होता है ना उसको आप बढ़ा देते हो ना, पानी का फ्लो को आप ज्यादा कर देते हो, पानी की वेलोसिटी को आप ज्यादा इंक्रीज कर देते हो, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये बहुत ज्यादा टर्बुलेंट हो जाता है, इसको खोलने के बाद क्या होता है, ये बहुत ज्यादा, जब जैसे ही स्पीड बढ़ेगा ना पानी का, तो उसका जो जो फ्लो होता है ना वो टर्बुलेंट हो जाता है, वो पूरी तरह से। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है भाई, किसी भी एक पॉइंट पर का मोशन जो होता है ना, स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है, अगर ये पाइप, बाकी वाले पार्टिकल को फॉलो करते हैं। हाँ बिल्कुल, स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है कि अगर एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है ना, ऐसे गया होगा ना, तो फिर दूसरा पार्टिकल भी ना, इसके पीछे का पार्टिकल जो भी यहाँ से आ रहा होगा ना, वो पार्टिकल भी इसी पाथ को फॉलो करेगा। दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता है हमेशा, वो जो है ना, कोई दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं कि ऐसे आकर के ऐसे करके ऐसे, दिस इज नॉट स्ट्रीमलाइन। ये स्ट्रीमलाइन नहीं होता है, दिस इज द डिफिनेशन, स्ट्रीमलाइन का डिफिनेशन है। तो ये स्ट्रीमलाइन हमारा होता है, बिल्कुल बिल्कुल इस पैटर्न को जो फॉलो कर रहा होगा इस तरह से। तो इसके पीछे का जो पार्टिकल होगा ना, इस लाइन का पार्टिकल जो भी होगा ना, अगर ये स्ट्रीमलाइन है, तो इसके पीछे जो भी पार्टिकल आ रहे होंगे ना, वो भी यहाँ से गुजरने के बाद वो इसी पाथ को फॉलो ही करेंगे। दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। टर्बुलेंट क्या होता है, जब आप वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे, तो ये अगर कुछ ऐसे जा रहा है, तो इसके पीछे का जो पार्टिकल यहाँ से आ रहा होगा ना, वो कुछ और जा रहा होगा, या फिर यहाँ से जो आ रहा होगा वो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आकर फिर ओवरलैप करेगा, कुछ ऐसे जा रहा होगा। दिस इज कॉल्ड टर्बुलेंट। तो नल जो आप टैप वाटर जब आप खोलते हो, उसका नोजल बहुत ज्यादा जब आप फ्लो बढ़ा दोगे ना, तो पानी जो है ना वो, या इंटरमिक्सिंग राइट, जो पानी का जो फ्लो होता है ना वो पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो हमारा जो लिमिट होता है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी है ना, वो इसका आखिरी वेलोसिटी है जहां पे स्ट्रीमलाइन को मेंटेन किया जाता है। अब इसका प्रिसाइज डिफिनेशन क्या है वो मुझे याद नहीं है, बुक्स वगैरह में देख लेना, आप समझ तो गए हो, वहां से आप एनसीईआरटी वगैरह से आप कॉपी कर लेना प्रिसाइज डिफिनेशन, मुझे सर वर्ड बाइज वर्ड। क्रिटिकल फॉर्मूला क्या है? क्रिटिकल वेलोसिटी का कोई फॉर्मूला नहीं है, रेनॉल्ड्स नंबर आता है, एक रेनॉल्ड्स नंबर का एक फॉर्मूला होता है, रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर ने अपना एक फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रेनॉल्ड्स ने बताया था कि अगर एक कोई पर्टिकुलर नंबर है, मुझे याद नहीं है इसका फॉर्मूला क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग इसने बताया था कि इस नंबर से अगर ये पीछे, रेनॉल्ड्स नंबर 3000 से ज्यादा होते हैं तो हाँ टर्बुलेंट। यस यस राइट राइट, 3000 से ज्यादा अगर आ जाता है ना, तो वो टर्बुलेंट की कैटेगरी में चला जाता है। और फिर एक कम वाला भी होता है ना, एक ये कम वाला भी होता है, इसके नीचे भी कुछ, 2000 और 3000 तक वो क्रिटिकल फ्लो रहता है। हाँ 2000 और 3000 तक क्रिटिकल होता है, राइट, ये क्रिटिकल है। और इसके बाद जीरो से ना, हाँ 0 से 2000 तो ये स्ट्रीम लाइन है, 0 to 2000 स्ट्रीम लाइन है। ये वाला जो फ्लो है ना, ये स्ट्रीम लाइन होता है, ठीक है। ये क्रिटिकल है ना, 2000 3000 तक ना बहुत क्रिटिकल है, मतलब कि, मतलब कभी भी वो टर्बुलेंट की तरफ मूव कर सकता है, और 3000 से ऊपर तो बिल्कुल वो टर्बुलेंट ही होता है, ठीक है। ये हो गया क्रिटिकल वेलोसिटी, ये हो गया टर्मिनल वेलोसिटी। दोनों का डिफिनेशन आएगा, आ सकता है, विस्कोसिटी का ये मतलब इंपॉर्टेंट है। टर्मिनल वेलोसिटी को आप डिराइव कर सकते हो, बाउंसी का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देना, यहाँ mg का फॉर्मूला पुट कर देना, आपका वेलोसिटी आ जाएगा। इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आप बुक से देख लेना, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट। चलो आ जाओ, थर्मल प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो थोड़ा सा थर्मल को देखते हैं, जो भी है, ज्यादा तो देख नहीं सकते हैं, टाइम भी नहीं है ज्यादा, तो जितना होता है देखते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले इसमें आपने स्केल पढ़ा होगा, याद है, स्केल पढ़ा होगा। स्केल आपने दो तरह से पढ़े होंगे, एक तो फॉरेनहाइट ने अपना स्केल दिया था,
याद है, फ़ारेनहाइट ने अपना स्केल दिया है, सेल्सियस ने अपना स्केल दिया था ना, और फिर केल्विन का Yes. स्केल आया था। ठीक है, तो इन दोनों फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जो स्केल था ना, इसका रेफरेंस क्या था पता है आपको? इन्होंने अपना रेफरेंस क्या लेके बनाया था? इन्होंने सर अपना रेफरेंस बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को Boiling लेकर, point और melting point. हाँ, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को लेकर के इन दोनों ने अपना काम किया था। अपना जो थर्मोमीटर था ना वो दिया था। बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट के अकॉर्डिंग 212 डिग्री सेल्सियस था, और सेल्सियस के अकॉर्डिंग ये 100 डिग्री सेल्सियस था। मेल्टिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट के अकॉर्डिंग 32 डिग्री फ़ारेनहाइट था। 2 डिग्री। ठीक है, और ये 0 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, और केल्विन, केल्विन का रेफरेंस क्या था भाई? आखिर इन्होंने किस चीज को रेफरेंस बना करके अपना जो स्केल डिफाइन किया था? ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को इन्होंने अपना रेफरेंस लिया था। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है भाई? वो टेम्परेचर जहां पर पानी का, जहां पे लिक्विड का तीनों फॉर्म को एग्जिस्ट कर रहा होता है, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अगर तीनों फॉर्म आपको एक साथ मिलते हैं तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर हमारा ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। समझ में आ रहा है भाई? ये सब ज्यादा तेज में पढ़ रहा हूँ क्या? ठीक है नहीं sir. है ना, क्योंकि कुछ है नहीं, ये सब आप लोग पढ़ के आए हुए हो, तो रिवाइज करना है तो आराम से चलने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, सर वो केल्विन का होता हाँ सचिन, आपकी वॉइस सचिन बहुत कट रही है, आप मैसेज टाइप करो, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। बार केल्विन का बता। केल्विन जो होता है ना, ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे होता है। कहने का मतलब ये है कि पानी का एक लिक्विड का ऐसा अवस्था, ऐसा लिक्विड के 3 फेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो केल्विन ने बोला था कि भाई 273.15 केल्विन, ये केल्विन का अपना टेम्परेचर था। बोला कि इस टेम्परेचर पे जब आप आते हो लिक्विड को लेकर के, तो आपके तीनों फॉर्म, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, लिक्विड्स एंड गैसेस, तीनों जो है ना वो को एग्जिस्ट करते हैं। ये क्या करेंगे? को एग्जिस्ट, एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और केल्विन ने इसको अपना रेफरेंस माना था। केल्विन ने इसी को अपना रेफरेंस माना था। तो इसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर, पहले इन दोनों की बात करो, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? तो इन दोनों को जब आप मिलाओगे ना, इन दोनों का स्केल आपको डिफाइन करना होता है, स्केल आपको ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, चलो आ जाओ इसका स्केल जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं, बस 2 मिनट में ड्रॉ हो जाएगा। ये फ़ारेनहाइट है, फॉरेन, और ये सेल्सियस है। ठीक है, सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस पे मिलता है ना, और ये Yes, sir. 100 डिग्री सेल्सियस पे इनका, ये 32 डिग्री सेल्सियस पे ये पानी मेल्ट, बॉयल। और ये क्या है भाई? ये है आपका, दिस इज योर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, नॉट सेल्सियस, इट्स फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इसका स्केल कैसे डिफाइन करोगे? आप इन दोनों को मिलाओ। ठीक है, इन दोनों को मिलाया गया, फिर इन दोनों को मिलाया गया, और ये जो स्केल था ना, इस स्केल को इससे ड्रॉ किया गया। दिस इज योर स्केल। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है भाई? पहले एक्स लिखते हैं ना, 100 डिग्री सेल्सियस एंड देन 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आप लिखोगे, इस सेल्सियस को लिखोगे। ये 32, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे आप? 0,32। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आप निकाल सकते हो क्या? y बराबर mx प्लस सी निकाल लो, या फिर x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2 इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y1 माइनस y2। इन दोनों की मदद से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका इक्वेशन आएगा सेल्सियस इक्वल्स टू 9/5 फ़ारेनहाइट। मैं उल्टा लिख रहा हूँ, ये फ़ारेनहाइट है ना, फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू TC प्लस 32। दिस इज द स्केल। ठीक है, इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे ना, यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना आता है भाई? डेल्टा TF जो आता है, ये कितना आता है? ये 180 डिग्री आएगा। यहां से यहां जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू जो आती है, डेल्टा TC की वैल्यू जो आएगी, डिफरेंस 100 माइनस 0 करोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस। इसका स्लोप अगर मैं आपसे पूछूं, थीटा m, स्लोप की वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाई, 9.5। या इट्स 9/5। इसी को जब इसमें आप पुट करोगे ना, इस वाले इक्वेशन में, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। y की जगह पे आप TF पुट करोगे इक्वल्स टू, स्लोप की जगह पे आप पुट करोगे 9/5 ऑफ TC प्लस, ये C क्या होता है भाई? C इंटरसेप्ट होता है ना। व्हाट इज C? Yes, sir. y X बराबर x इंटरसेप्ट नहीं होता है, y इंटरसेप्ट intercept. होता है। हाँ, y इंटरसेप्ट होता है, ये x इंटरसेप्ट नहीं होता है, ये y का इंटरसेप्ट होता है। Yes. हाँ, तो y का इंटरसेप्ट कितना आपको दिख रहा है? ये 32 दिख रहा है क्या? तो प्लस 32। Yes. ये Yes, स्केल है ना, sir. ये स्केल आपको याद रखना है, ये स्केल आपको याद रखना है। तो पहले तो आपने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को निकाल लिया, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन आपको पता चल गया। अब
अब आपका आता है केल्विन। तो केल्विन ने अपना टेम्परेचर दिया था, सिंपली इसने बोला था जो भी डिग्री सेल्सियस होगा ना उसमें आप 273.15 ऐड कर देना, आपको केल्विन का टेम्परेचर मिल जाएगा। 1 मिनट रुकना भाई, मैं कुछ इंपॉर्टेंट आ रहा है क्या? चलो कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, और इधर ये दोनों रिलेशन से आप क्या करोगे, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस से आप क्या करोगे, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को आप कन्वर्ट कर लेना। अगर आपको सेल्सियस दे रखा है तो फ़ारेनहाइट निकाल सकते हो, फ़ारेनहाइट दे रखा है तो आप सेल्सियस निकाल सकते हो। अगला क्या करोगे आप, अगर आपको सेल्सियस मिल गया, सर इसमें तो 1/273.16 दे रखा है किसमें, सर, बुक में सपोर्ट में। केल्विन का कितना दे रखा है? सर ऊपर 1 आ गया, 1/273.15। ये कैसे हो सकता है? सर ट्रिपल पॉइंट का लिखा मटेरियल है में इसमें। मिसप्रिंट भी होता है कभी कभी। ये नहीं होगा ना, 273.15 का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही तो हमें पानी का, लिक्विड का तीनों फॉर्म को एग्जिस्ट करता है। 0 डिग्री सेल्सियस और 0.4 जो इंटू 10⁵ पास्कल जो होता है, इसी टेम्परेचर और प्रेशर पे तो ये एग्जिस्ट करता है। यही तो होता सर है। जो रियल जीरो होता है वो -273.15 होता है ना? दैट इज एब्सोल्यूट जीरो ना, वो तो एब्सोल्यूट जीरो है। उससे नीचे तो केल्विन ने बोला था कि आप मैक्सिमम मिनिमम आप बहुत ज्यादा से ज्यादा कम कर सकते हो, वो -273.15 केल्विन तक आप किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को आप लेके जा सकते हो, ये केल्विन का कहना था। नीचे केल्विन ने बताया कि नीचे आप इतना ही लेके जा सकते हो, ऊपर आपको जहां लेके जाना है ऊपर का कोई लिमिट नहीं है, बट नीचे जो है ना मिनिमम आप इतना ही टेम्परेचर को एग्जिस्ट करता है, इससे नीचे नहीं जा सकता टेम्परेचर। तो पानी का जो जो ट्रिपल पॉइंट है वो तो 273 केल्विन होता है। मैंने तो यही पढ़ा है, शायद गलत ही होगा, ये यही होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप प्रेशर को आप एक पर्टिकुलर वैल्यू पे लेकर के जाते हो ना, प्रेशर का एक पर्टिकुलर वैल्यू, तो पानी का तीनों पॉइंट आपका एग्जिस्ट करता है। और ये बहुत स्टैंडर्ड है ना, ये पता है आपको, ये जो पुराना जो सेल्सियस, ये दोनों जो है ना, ये दोनों उतना रिलायबल नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतना रिलायबल नहीं होता है। जबकि आज के डेट में जो सबसे जो एडवांस थर्मोमीटर है ना वो केल्विन वाला ही है। आप हर जगह देखते हो केल्विन, हमारा जो यही ऐसा यूनिट हमारा स्टैंडर्ड यही होता है ना, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड केल्विन है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट नहीं है। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर के साथ और अदर फैक्टर्स के साथ जो है ना वो दोनों चेंज करता रहता है। अदर फैक्टर्स अगर आप मिलाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की पानी का या कोई भी मेटल का चेंज करने लगता है, लेकिन ट्रिपल पॉइंट जो होता है ना वो नहीं चेंज करता है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे ना। सर हाँ जो बोलो। -273 1.5 है सर, ये मतलब इस टाइम पे प्रेशर जीरो हो जाता है ना? हाँ, इस टाइम में प्रेशर 0 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर जो है ना 273 डिग्री केल्विन पे ना, प्रेशर की वैल्यू मुझे याद नहीं है, आई थिंक 0.4 समथिंग, 0.4 इंटू 10। सर आपने -273.15 केल्विन लिखा है, ये एब्सोल्यूट जीरो है। हाँ, ये एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसको बोलते हैं, या फिर एब्सोल्यूट सर केल्विन नहीं, सेल्सियस आएगा, 0 केल्विन होता है एब्सोल्यूट जीरो। 0 केल्विन। यस सर, और हाँ, -2 या राइट राइट राइट, ये डिग्री सेल्सियस है, सॉरी यहाँ पे डिग्री सेल्सियस होगा, राइट राइट सही बोल रही है, ये डिग्री सेल्सियस है, राइट डिग्री सेल्सियस है। आप मैक्सिमम जो है ना इस डिग्री सेल्सियस में आप मेजर करोगे ना, तो मिनिमम से मिनिमम आप इतना डिग्री सेल्सियस मेजर कर सकते हो जिसको 0 केल्विन बोलते हैं। ये राइट, सही 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 बोल, 0 केल्विन में, ये मैं डिग्री सेल्सियस में आपको बता रहा था। केल्विन का ये स्केल है ना भाई, केल्विन तो 0 केल्विन है, दिस इज एब्सोल्यूट जीरो। इससे नीचे का टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसमें अगर आप 273.15 ऐड कर देते हो ना, 273.15 केल्विन ऐड करते हो तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस मिलता है। ठीक है, चलो आ जाओ, ये स्केल इंपॉर्टेंट है ना, ये स्केल निकालने के लिए रो वी डी बाई एन, ये क्या होता है भाई, ये क्या है, सर ये स्केल 2 निकालने के अपॉन लिए ईटा। रो वी डी अपॉन ईटा, ये क्या होता है? सर रेनॉल्ड्स नंबर। हाँ, यस यस यस, राइट राइट, ये ईटा है ना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, राइट। इसी की वैल्यू जो आती है ना वो, मतलब कि वही डिफाइन किया था रेनॉल्ड्स ने कि 2000 से 3000 के बीच रहेगा तो ये क्रिटिकल होगा। क्रिटिकल का मतलब है कि एकदम जो है ना फ्लक्चुएट कर रहा है। थोड़ा सा भी अगर आपने वेलोसिटी चेंज किया ना, इस दोनों के बीच में रखते हुए थोड़ा सा भी अगर आप चेंज करते हो ना, तो कभी भी या तो ये स्ट्रीमलाइन की तरफ चला जाएगा या तो ये टर्बुलेंट की तरफ जा सकता है, इसका कोई ठीक नहीं है।
ये इस नंबर इतने के बीच में अगर आप रखे हो, 2000 से 3000 के बीच में अगर आपने रखा हुआ है ना पानी को, पानी के फ्लो को, तो वो कभी भी स्ट्रीमलाइन की तरफ भी जा सकता है और टर्बुलेंट की तरफ भी जा सकता है। 2000 से नीचे अगर ये तो ये पक्का ये स्ट्रीमलाइन है, 3000 से ऊपर है तो ये डेफिनेटली ये टर्बुलेंट है। लेकिन इसके बीच में क्रिटिकल है, इसका कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी ये स्ट्रीमलाइन की तरफ भाग जाएगा और कभी भी ये टर्बुलेंट की तरफ भाग जाता है। चलो ये आपका ग्राफ, इस ग्राफ को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं ना, अब आगे 3000 से ऊपर होता है तो स्ट्रीमलाइन। टर्बुलेंट, 3000 से ऊपर में टर्बुलेंट है ना, दिस इज टर्बुलेंट, और ये स्ट्रीमलाइन 2000 से नीचे डेफिनेटली है, ये 100% उसने उसके अकॉर्डिंग लाइक रेनॉल्ड्स के अकॉर्डिंग ये स्ट्रीमलाइन है। रेनॉल्ड्स के अकॉर्डिंग इसके ऊपर अगर आप चला जाता है तो ये टर्बुलेंट होता है। इसके बीच का जो वैल्यू है वो बहुत फ्लक्चुएटिंग है, जरा भी इधर उधर होता है तो इसका कोई ठिकाना नहीं होता है, या तो ये स्ट्रीमलाइन की तरफ भी भाग जाएगा और ये क्रिटिकल की तरफ भी भाग सकता, टर्बुलेंट की तरफ भी भाग सकता है। एक्सपेंशन तो क्या सर आता है? इस टाइम पे सर वाटर की फ्लो क्या होती है सर? इस टाइम पे वाटर की फ्लो कुछ डिफाइन नहीं किया गया है, ये तो क्रिटिकल बताया गया। टर्बुलेंट आप बता रहे हो, इसके ऊपर टर्बुलेंट आप बता रहे हो, ठीक है, इसके नीचे आप स्ट्रीमलाइन बता रहे हो, ठीक है, इसके बीच में अगर लिक्विड है ना तो वो क्रिटिकल, उसको अलग ही बताया ही गया। लाइक थोड़ा भी अगर आपने चेंज करोगे ना वेलोसिटी में, थोड़ा भी चेंज कर दोगे तो वो टर्बुलेंट की तरफ भाग जाएगा, थोड़ा चेंज करोगे तो वो स्ट्रीमलाइन की तरफ भी भाग सकता है। बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है ये। 2000 से 3000 के बीच में अगर आपका लिक्विड का रेनॉल्ड्स नंबर आ रहा है तो ये अनप्रिडिक्टेबल है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो ये स्ट्रीमलाइन की तरफ जाने वाला है ये या फिर टर्बुलेंट की तरफ जाने वाला है। आज एक्सपेंशन की बात करते हैं ना, 3 तरह के एक्सपेंशन आपने पढ़ा होगा ना, ठीक है। आप किसी भी सिंपल नेचर का लॉ क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप हीट देते हो ना तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड करता है, ये नेचर का लॉ है। तो उसी लॉ पे इसका एक्सपेंशन को, ये एक्सपेंशन का लॉ भी बिल्कुल हुक्स का जो लॉ था उसी के जैसा ही लॉ है। तो डेल्टा एल बाई एल, जब भी आप किसी बॉडी को जब भी किसी बॉडी को आप हीट सप्लाई करते हो ना, इस बॉडी को अगर आप हीट सप्लाई करोगे डेल्टा क्यू, तो इस बॉडी का डायमेंशन क्या करता है, चेंज करता है ना, डायमेंशन, एरिया, वॉल्यूम जो भी होगा वो चेंज करता है। बट डेल्टा डेल्टा एल बाई एल जो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ होता है ना, उसको प्रोपोर्शनल आप डेल्टा क्यू के बराबर देते हो। प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हो जब आप तो एक आप कांस्टेंट देते हो, दिस इज कॉल्ड अल्फा डेल्टा थीटा। चेंज इन टेम्परेचर है ये, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। यहां से ये अल्फा क्या आता था, लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसी को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये अगेन ये हुक्स लॉ की तरह ही है। ये जो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ होता है, मान लो कि इस पेन को मैं हीट कर रहा हूं ना, देखो ध्यान से, अगर इस पेन को मैं हीट कर, अरे तो हुक फ्लो में वो हट जाता है, के आ जाता है। हाँ मतलब देखो हुक्स लॉ नहीं है ये, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल भी हुक्स लॉ की तरह ही जैसे है। हाँ ठीक है आयुष, मैं बताता हूँ आयुष। तो जैसे ही इसको आप चेंज करोगे ना, लाइक अल्फा डेल्टा एल बाई एल अगर आप करते हो, अल्फा डेल्टा थीटा आप कर रहे हो, तो अगेन ये जो डेल्टा थीटा है ना, इसके एक फिक्स अमाउंट के लिए ही, मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी टेम्परेचर चेंज कर दो और फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ जो है ना वो प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर होगा, ऐसा नहीं होता है। जैसा स्प्रिंग के केस में जो हुक्स ने बताया था कि भाई उसको एक लिमिटेड अमाउंट में खींचोगे ना, इसको एक लिमिटेड अमाउंट में खींचोगे और अगर इस फोर्स को हटाते हो तभी अपना शेप रिगेन करेगा, इसको बहुत ज्यादा डीशेप करोगे तो अपना शेप रिगेन नहीं करेगा। तो इसी तरह से यहाँ भी कुछ यही लागू होता है, यहाँ भी आपका मतलब जो मन में आता है वो नहीं हम करेंगे ना। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ जो होता है वो अल्फा डेल्टा थीटा के एक लिमिटेड वैल्यू के लिए ही होता है। 1 मिनट होल्ड करना ना, 1 मिनट होल्ड करना मेरा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी वाला रिलेशन है ना, इसको आप लोग ग्रांटेड मत ले लिया करो। अगर प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन है तो ये ग्रांटेड नहीं होता है ना, कि मतलब हम कुछ भी किए जा रहे हैं।
ये प्रोपोर्शनलिटी की भी एक लिमिट होती है कि फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, इसका लेंथ अगर बढ़ेगा ना, फ्रैक्शन इसके फ्रैक्शन में कुछ चेंज हो रहा होगा तो उसकी एक लिमिट, वो प्रोपोर्शनलिटी वाला जो रिलेशन है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी वाला, इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू होती है। मतलब कुछ भी नहीं कि टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस पे मैंने इस पेन को रखा हुआ है, इस पेन को बढ़ा के मैं 5,000 डिग्री सेल्सियस कर दे रहा हूँ और मैं ये एक्सपेक्ट करने वाला हूँ कि डेल्टा एल इन एल जो है ना वो प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर होना चाहिए। दैट इज 4,995 के प्रोपोर्शनल में ये आएगा, इस पेन का जो फ्रैक्शनल चेंज इसमें होने वाला है वो वाला। ऐसा नहीं होता है, सब चीज लिमिटेड होता है। फिजिक्स हम लोग बहुत आइडियल फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, तो एक लिमिट तक ही ये सब चीजें काम कर रही होती हैं। तो यहाँ से ये अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आ गया। इसके बाद आपको अब अगर आप न्यूमेरिकल बनाने जाओगे ना तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डेल्टा एल बाई एल जो होता है ना, ये फ्रैक्शनल चेंज है ना, ये फ्रैक्शनल चेंज है। ये बिल्कुल आप 7th 8th में जो मैथ पढ़ के आओ ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। डेल्टा एल बाई एल इज फ्रैक्शनल चेंज, ठीक है। डेल्टा एल इज चेंज, डेल्टा एल चेंज है। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। और फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है भाई? फ्रैक्शनल चेंज क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। अगर इन चीजों में अगर आपकी क्लैरिटी नहीं है ना तो आप सारा सवाल आप एग्जाम में गलत करके आओगे। कब आपसे चेंज की बात करेगा, कब आपसे फ्रैक्शनल चेंज की बात करेगा, कब आपसे इनिशियल लेंथ की बात करेगा, इनिशियल लेंथ, और कब आपसे फाइनल लेंथ की बात करेगा। ये 4 क्वांटिटी वेरी क्लियर आपके पास होना चाहिए, दिमाग में एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए। कब आपसे फ्रैक्शनल चेंज की बात कर रहा है, कब आपसे चेंज इन लेंथ की बात कर रहा है, कब आपसे इनिशियल लेंथ की बात करेगा, कब आपसे फाइनल लेंथ की बात करेगा। अगर इन चारों कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं है तो आप न्यूमेरिकल्स में फंसते रहोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आप पढ़ना पकड़ना अच्छे से, कब क्या पूछ रहा होता है। जैसे डेल्टा एल बाई एल का फॉर्मूला क्या आया, ये देखो, डेल्टा एल बाई एल का फॉर्मूला अल्फा डेल्टा थीटा आया, ठीक है। तो ये तो फ्रैक्शनल चेंज है, दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि चेंज बताओ, मुझे सिंपली बता दो कि मैंने हीट किया इसको, हीट करने के बाद ये कितना, इसमें चेंज कितना आया था। तो चेंज का फॉर्मूला सिंपली आप क्या करोगे, डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा थीटा कर दोगे, दिस इज द चेंज। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका नया लेंथ मुझे बताओ, इसका नया लेंथ मुझे बताओ, मुझे चेंज नहीं बताना ना, मुझे नया लेंथ बताना है। तो चेंज क्या रहा होगा भाई, चेंज क्या रहा होगा, फाइनल, दैट इज एल एफ माइनस एल आई इक्वल्स टू एल आई एल एफ को जो ना हम लोग एल नॉट से इंडिकेट करते हैं, तो वो ज्यादा एक अच्छा फॉर्मूला होता है। ये वाला फॉर्मूला आता है एल बराबर एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ये मेरा फाइनल लेंथ आ गया, ये मेरा फाइनल लेंथ आ गया, और ये मेरा इनिशियल लेंथ था, ये मेरा इनिशियल लेंथ था। ये फॉर्मूले अगर आपको क्लियर नहीं है, कब आपसे फाइनल पूछ रहा है, कब आपसे इनिशियल पूछ रहा है, कब आपसे चेंज की बात कर रहा है, कब आपसे फ्रैक्शनल चेंज की बात कर रहा है, ये चारों क्वांटिटीज क्लियरिटी होनी चाहिए। मैथ्स अगर आप पढ़ोगे, न्यूमेरिकल्स बनाए होगे तो आप फंसते आए होगे। मैं बहुत फंसता था इन चीजों में, मुझे समझ में नहीं आता था कब फ्रैक्शनल की बात कर दे रहा है, कभी चेंज की बात कर दे रहा है। तो ये 3 फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट है ना, ये फॉर्मूला भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट आपका न्यू लेंथ दे देगा ना, ये आपका डायरेक्ट नया लेंथ दे देगा, डायरेक्ट फाइनल पे आप पहुंच जाओगे इस फॉर्मूले की मदद से, ठीक है। इस फॉर्मूले की मदद से आप पहले चेंज निकालोगे और तब आप फाइनल लेंथ निकालते हो इस फॉर्मूले की मदद से। तो जहां जिसकी जरूरत होगी वहां आप यूज कर लेना। दूसरा, एरिया में भी एक्सपेंशन होता है भाई, आपने ये भी पढ़ा होगा। तो एरिया में एक्सपेंशन होता है तो उसको भी आप फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया आप निकालते हो, विच इज इक्वल्स टू बीटा डेल्टा थीटा। Yes. इसी तरह से वॉल्यूम में, वॉल्यूम के भी फ्रैक्शनल चेंज में आप, वॉल्यूम का भी फ्रैक्शनल चेंज आप निकाल सकते हो, गामा डेल्टा थीटा, ठीक है। और बीटा और गामा का रिलेशन आपको पता होगा, बीटा जो होता है वो 2 अल्फा के बराबर आता है, गामा जो होता है वो 3 अल्फा के बराबर आता है, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलो इसके बाद हम सर जो कंडक्शन, बीटा 2 अल्फा आया है और जो गामा है वो 3 अल्फा आया है, मतलब इसका हमें डेरिवेशन जरूरी है करना? डेरिवेशन करना जरूरी तो नहीं है, बट कर सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। अगर आप एरिया निकालना चाहते हो तो एरिया निकाल करके फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया निकाल सकते हो। क्या करना होता है देखो, मैं ब्रीफ बता दे रहा हूँ, एनसीईआरटी की बुक में सॉल्व है, देखो मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये ओरिजिनल एरिया है ना, ध्यान से देखो, ये मेरा ओरिजिनल एरिया है, ओरिजिनल। इसको आपने क्या किया, हीट सप्लाई किया, डेल्टा क्यू। हीट सप्लाई करोगे तो इसका जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर राइज करने लगेगा धीरे धीरे, और बेसिकली ये क्या करेगा, ये एक्सपैंड भी करेगा, करेगा ना एक्सपैंड, कोई भी मैटर एक्सपेंड करता है भाई हीट एब्जॉर्ब करने के बाद। तो ये कुछ एक्सपैंड करके मान लो कि कुछ ये ऐसा, इसका ब्रेथ भी एक्सपेंड करेगा और इसका लेंथ भी एक्सपेंड करेगा,
दोनों एक्सपेंड करेगा क्या? इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों एक्सपेंड करेगी भाई। ठीक है, चलो इस एरिया को मैं A1 मान लेता हूँ, इस एरिया को मैं A2 मान लेता हूँ और इस एरिया को मैं A3 मान लेता हूँ। इसका ओरिजिनल लेंथ मैंने ब्रेथ मैंने B माना हुआ है, इसका ओरिजिनल लेंथ मैंने A माना हुआ है। इसमें जो चेंज आया, ये चेंज की मैं बात कर रहा हूँ ना, चेंज इन लेंथ जो आया, लेंथ में जो चेंज आया वो डेल्टा A आया। चेंज, दिस इज चेंज, ओनली चेंज। ना मैं नया निकाल रहा हूँ, ना मैं पुराना निकाल रहा हूँ, ना मैं फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ, मैं चेंज निकाल रहा हूँ। तो ये चारों क्वांटिटी आपको वेरी क्रिस्टल क्लियर, वेरी वेरी न्यूमेरिकल्स बनाने जाओगे कंफ्यूज इसी में करोगे और कहीं कंफ्यूज नहीं करोगे। इसमें जो इसका जो एक्सपेंशन हुआ होगा, इस तरफ जो एक्सपेंशन हुआ होगा ब्रेथ, इसमें चेंज मैं मान लेता हूँ डेल्टा B आया होगा। ठीक है, इसका डेल्टा B आया होगा। अब देखो, अब इसका इनिशियल एरिया कितना है, इनिशियल एरिया कितना था भाई, A था। इसका फाइनल एरिया बताओ, फाइनल कितना हो गया, फाइनल एरिया कितना हो गया भाई बताओ। तीनों को आप अलग अलग ऐड करोगे, तीनों को कैसे ऐड करोगे, तीन आपके नए नए एरिया आते हैं ना, तीन नए एरिया आते हैं। देखो ध्यान से देखो, एक ये आया डेल्टा B इंटू A, ये एरिया निकलेगा A1। चलो एक एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, छोटा सा एरिया यहाँ पे दिख रहा होगा A3। इसको, इसका जो एरिया होगा वो डेल्टा A इसके लेंथ में चेंज हुआ था और डेल्टा B इसके ब्रेथ में चेंज हुआ था, ये दूसरा एरिया आया। तीसरा एरिया आपके पास आएगा ये वाला लंबा वाला, इधर से जो है ना ये वाला, ठीक है, ये B है और ये डेल्टा A है। इन तीन एरिया को आप ऐड करोगे, ठीक है, तीनों एरिया, तीन का एरिया कितना आएगा भाई, A1 प्लस A2 प्लस A3। चलो भाई ऐड करो, A1 की वैल्यू कितनी आ गई, A इंटू डेल्टा B प्लस B इंटू डेल्टा A प्लस डेल्टा A इंटू डेल्टा B। डेल्टा A इंटू डेल्टा B बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि ऑलरेडी एक तो ये छोटा क्वांटिटी है ही, एक छोटे क्वांटिटी में आप दूसरा एक और छोटा क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करो तो ये बहुत ही छोटा हो जाता है। तो इन दोनों को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसका जो अपना एक्सपेंशन जो होता है ना, इस ये जो ओरिजिनल जो ये जो आपने मटेरियल ले रखा था, ये जो मटेरियल ले रखा था, इसका अपना जो लीनियर एक्सपेंशन होता है उसको मैं अल्फा मान लेता हूँ। इसको मैं क्या मानता हूँ, अल्फा मान लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल निकालना होता है ना भाई। तो फाइनल माइनस इनिशियल कैसे निकालोगे भाई बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल कैसे निकालोगे, कोई तरीका बताओ भाई। बीटा अल्फा अल्फा, हाँ इसका एक्सपेंशन निकालो ना, ये वाला एक्सपेंशन निकालोगे ना। डेल्टा ए को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा ए को आप क्या लिख सकते हो भाई बताओ, डेल्टा ए को आप क्या लिख सकते हो, ए अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा बी को आप क्या लिख सकते हो, बी अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। तो अब देखो तो अब क्या आता है यहाँ पे भाई, ए अल्फा डेल्टा थीटा को ए इंटू डेल्टा बी आया ना, ए इंटू डेल्टा बी को आप क्या लिखोगे, A1 प्लस A2 प्लस A3। चलो A इंटू डेल्टा बी, ए इंटू डेल्टा बी को आप क्या लिखोगे, ए बी अल्फा डेल्टा थीटा प्लस बी इंटू डेल्टा है, बी इंटू डेल्टा है को आप क्या लिखोगे, बी इंटू ए इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। ये आपको 2AB अल्फा डेल्टा थीटा दिख रहा है क्या, ठीक है। ये जो ए बी जो दिख रहा है ये आपको ओरिजिनल एरिया दिख रहा है क्या, ये ए इंटू बी आपका ओरिजिनल एरिया था ना, एकदम पुराना वाला, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू ओरिजिनल एरिया इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। और ये A1 प्लस A2 प्लस A3 कौन सा एरिया है भाई बताना, ये एरिया कौन सा एरिया है, ये नया एरिया है, पुराना एरिया है, या चेंज वाला एरिया है, चेंज वाला, ये चेंज है ना, नहीं ये सिर्फ चेंज है, न ये पहला है, न ये नया है, न ये पुराना है, ये ओनली चेंज है, ठीक है, ये सिर्फ चेंज है। तो हमारा हमारा फॉर्मूला क्या होता है भाई, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन एरिया बाई ओरिजिनल एरिया, यही हमें चाहिए ना। देखो तो ये क्या आ रहा है, ये चेंज इन एरिया है, मैं इसको डेल्टा ए लिख सकता हूँ क्या, इस डिनोमिनेटर में ला सकता हूँ क्या, देखना तो, डेल्टा ए बाई ए मैं लिख सकता हूँ, तो ये 2 अल्फा डेल्टा थीटा लिख दिया। मेरा फॉर्मूला जो आता था उसमें जो फॉर्मूले में इसको मैंने क्या नाम दे रखा है भाई, 2 अल्फा बीटा बीटा बोल रखा है,
यहाँ से प्रूव हो गया सर बीटा बराबर 2 अल्फा। ठीक है, बताओ भाई। हाँ, इसी ये एनसीईआरटी ओके में सर, दे थैंक रखा यू है, सर। आप वॉल्यूम दे रखा है, ये वॉल्यूम और एरिया दोनों का दे रखा है। इसी तरह से आप गामा को भी आप 3 अल्फा के बराबर आप प्रूफ कर सकते हैं। यस सर। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आपको नेग्लेक्ट करना होगा ना, इस पॉइंट को आपको नेग्लेक्ट करना होगा। डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी को आप नेग्लेक्ट करके चलना। इसको आप और भी तोड़ सकते हो, डेल्टा इंटू डेल्टा बी को आप फिर से आप इस फॉर्मूले में बैठा लो, ए इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा आप लिख सकते हो। देखो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी को आप कैसे नेग्लेक्ट करोगे और क्यों नेग्लेक्ट करोगे, ये देखो। डेल्टा ए को आप लिख सकते हो ए अल्फा डेल्टा थीटा इंटू बी अल्फा डेल्टा थीटा, ये आ गया ए बी अल्फा स्क्वायर डेल्टा थीटा का स्क्वायर। अल्फा का जो वैल्यू होता है ना, जब आप न्यूमेरिकल्स अगर आपने एक दो भी बनाया होगा, तो अल्फा का वैल्यू हमेशा आपने देखा होगा 10⁻⁻5, 10⁻⁻4, 10⁻⁻6 के रेंज का आता है। अगर आपने क्वेश्चन बनाया होगा तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ना -5 के रेंज का आता है, अगर आपने न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट किया होगा तो। आप सोचो कि ये तो पहले से 10⁻⁻5 है, उसका स्क्वायर भी ये करने बोल रहा है ना, तो सोचोगे कि Yes, sir. इतना ये क्वांटिटी कितना Yes, sir. छोटा क्वांटिटी है, ये 10⁻⁻10 आ गया। मतलब कि समथिंग, मतलब कि 10 में आपको ऐड करने के लिए मैं बोलूं 10⁻10 ऐड करो, तो ये इक्विवेलेंट टू 10 ही होता है। तो ये इस पूरे क्वांटिटी को मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ ना, नेग्लेक्ट। सोचिए कितनी छोटी क्वांटिटी हो गई। अल्फा का पावर 2 है, अल्फा तो पहले ही 10⁻⁻5 के रेंज का आता है, और इसका भी अगर आप स्क्वायर करोगे और फिर बोलोगे भाई इसमें 10 ऐड कर दो, तो इसकी एग्जिस्टेंस क्या रह जाएगी, इसका वैल्यू ही क्या रह जाएगा। ठीक है, इस वजह से हम इसको दो तरीके से आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, अगर सोचने का सोच रहे हो तो। वैसे यहाँ भी नेग्लेक्ट कर सकते हो, डेल्टा है बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा चेंज होता है भाई, ये सब चेंज बहुत छोटा हो रहा होता है। डेल्टा भी बहुत छोटा चेंज हो रहा होता है, तो छोटा इंटू छोटा बहुत छोटा हो गया। इसको इन दोनों के आगे तो इसकी कोई भी साथ ही नहीं है, तो मैंने ये नेग्लेक्ट सर कर दिया। वो डायग्राम से भी दिख रहा है। हाँ, या डायग्राम से भी दिख रहा है भाई। चलो आ जाओ, आगे आते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप गामा को भी आप चेंज कर लोगे। अब हम आते हैं 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर करने के 3 मोड्स आपने पढ़े होंगे। Yes, sir. ठीक है। तो पहला मोड क्या था भाई, हमारा कंडक्शन है। कंडक्शन। इस लाइन का क्या मतलब है, कहाँ कौन सा लाइन है? A specific heat of water is very high due to which it can be used as cooling to absorb heat energy. A specific heat of water is very high, okay, due to which it can be used as cooling to absorb heat. आप लोग डिनर कर लिए हो क्या? नो सर। यस कर लियो, सर। मुझे तो भूख लग गया। मुझे तो बड़े जोर की भूख लग गई। चलो आ जाओ। कहाँ थे हम, ये क्या पूछ रहा है भाई सुधाकर? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज, हाँ सुधाकर, ठीक है। क्या क्या नाम हुआ आपका? सर नेहा। मेघा, ओके मेघा, ठीक है। A specific heat of water is very high due to which it can be used as cooling to absorb heat energy. सर इस, हाँ तो ठीक है ना। अरे भाई तो देखो ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ अगर किसी का ज्यादा होता है किसी का कम होता है, तो आप उसको कैसे डिफाइन करते हो? डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा थीटा आप लिखते हो। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या हो गया? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एम डेल्टा थीटा हुआ। ठीक है, समझो इस चीज को। तो स्पेसिफिक हीट अगर किसी क्वांटिटी का, किसी भी मटेरियल का अगर ज्यादा है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट अगर ज्यादा है किसी एक मटेरियल का, तो उसको उसके सेम टेम्परेचर अगर इसको आप फिक्स कर देते हो, मान लो कि इसको आप फिक्स कर देते हो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान से देखना। अगर आपने टेम्परेचर मान लो कि आप 5 डिग्री सेल्सियस से आप राइज करना चाहते हो, आप पानी का राइज करना चाहते हो, और कोई भी एक दूसरा मटेरियल ले लो आप, लाइक आप हनी ले लो, शहद होता है ना, शहद, मध, हनी, हनी को आप ले लो, हनी को भी आप चाहते हो कि 5 डिग्री सेल्सियस से राइज करे, तो ये तो फिक्स हो गया ये क्वांटिटी। ये दोनों के लिए, हनी के लिए और वाटर के लिए ये फिक्स हो जाएगा। मास आप बराबर ले लेना ना, हनी का मास और पानी का मास बराबर ले लेना। तो सवाल ये है कि ये जो डेल्टा क्यू है ये आप कितना दोगे, ये बताओ मुझे। किसी का एस जो है ना, एस मुझे पता है कि हनी वाटर का एस जो है ना, वाटर का एस ज्यादा है, और हनी का एस जो है ना
वो कम है। तो डेल्टा क्यू किस में आपको ज्यादा देना पड़ेगा? सेम टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस के राइज के लिए वाटर में आपको ज्यादा देना पड़ेगा ना डेल्टा क्यू। वाटर में। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि कूलेंट के लिए आप कूलेंट एज अ कूलर, एज अ कूलेंट अगर आप यूज कर रहे हो पानी को, तो पानी के अंदर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी हो गई सेम टेम्परेचर के लिए। मगर अगर आप हनी रखोगे ना, तो हनी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, बहुत जल्दी फैल जाएगा। तो हनी इज नॉट अ गुड कूलिंग कूलिंग मटेरियल। आप इस तरह से इसको आप देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत आप रिलेट करोगे तो आप समझ जाओगे। चलो यहाँ आते हैं 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। सबसे पहला हमारा कंडक्शन था ना, यस सर। सर तो सर इस मोड में से सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर किस मोड से होता है? रेडिएशन। सर रेडिएशन प्रैक्टिस पेपर में सर एक क्वेश्चन आया था, उसमें लिखा था कि अगर किसी भी बॉडी का स्पेसिफिक इन्फिनिटी है तो इसका मतलब क्या होता है? तो सर इसका मतलब क्या है अगर किसी बॉडी का इन्फिनिटी है तो? स्पेसिफिक हीट इन्फिनिटी होने का मतलब, मैं इसका जवाब ढूंढ रहा था, मुझे मिला ही नहीं सर इसका बेसिकली। मतलब हाँ बताओ। उसका टेम्परेचर चेंज नहीं कर हाँ सकते ना। बेसिकली एक तो आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आपने एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस का आपने जब आपने ये निकाला होगा ना, क्या बोलते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल्टा थीटा। तो अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस का निकालना चाहते हो ना, आइसोथर्मल प्रोसेस का, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाए, तो इसको आप कैसे निकालोगे? डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा अगर 0 हो रहा है ना, डेल्टा थीटा को आपने क्या पूछा अभी? आपने क्या पूछा? इन्फानाइट हो रहा है, किसी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन्फानाइट हो जाता है ना, यही पूछ रहे हो ना आप? इन्फानाइट यस हो सर। जाता है। ये रिलेशन से आएगा। इन्फानाइट होने का मतलब है कि आपने चेंज इन टेम्परेचर को कितना कर रखा है? 0 कर रखा है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर को आप 0 कर रखे हो ना, ये कौन सा प्रोसेस है? 0 टेम्परेचर किसमें? चेंज इन टेम्परेचर 0 वाला प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोथर्मल सर प्रोसेस। आइसोथर्मल। ठीक हो, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर आप चेंज इन टेम्परेचर 0 कर देते हो तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाता है। और दूसरा एक ये होता है, एक दूसरा होता है जिसमें आप डेल्टा क्यू को आप 0 करते हो, दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो डेल्टा क्यू इक्वल्स डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा थीटा। इसमें डेल्टा क्यू को आप क्या करते हो? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या करते हो? आप 0 कर देते हो, तो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0 आता है। दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कोई बता सकता है? बताओ। ये आइसोथर्मल के लिए तो इन्फिनिटी होता है स्पेसिफिक हीट, ये मुझे पता है, बट इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये सवाल मिला था, बट मुझे इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में नहीं आया कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। अगर इन्फिनिटी हो गया तो क्या अगर अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट हो गया, तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? बताओ कोई। इससे हम क्या क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं? इसका मतलब है कि सर बॉडी मतलब ऐसी बॉडी कि उसको हम कितना भी हीट सप्लाई हाँ, करें उसके यस, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। राइट, सही बोल रही है अंजलि। मतलब कोई मेरे पास एक ऐसा एक हाइपोथेटिकल बॉडी है जिसको मैं हीट सप्लाई किए जा रहा हूँ और उसका टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है, ये इसका मतलब है। सही, समझ में आया? यही होगा ना? यस सर। बताओ। हाँ, यही सब कुछ है। चलो आ जाओ कंडक्शन पे आते हैं। थोड़ा बहुत क्लास ज्यादा टाइम है नहीं, जितना आगे पढ़ स्टीफेंस लॉ वगैरह भी मैं बताना चाह रहा था, बट टाइम नहीं है। तो कंडक्शन प्रोसेस में आपने हीट करंट आपने निकाला होगा। कंडक्शन प्रोसेस का सिर्फ एक ही मतलब होता है, हीट करंट वाला फॉर्मूला जो था ना वही था इसमें। हीट करंट का फॉर्मूला आप क्या निकालते हो? डेल क्यू बाई डेल टी। डेल क्यू बाई डेल टी आप क्या निकालते हो भाई? के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है ना, यही निकालते हो ना। कहने का मतलब है कि अगर आप कहीं एक जगह हीट, किसी बॉडी को अगर आयरन का कोई रॉड ले रखा है, यहाँ पे आपने फ्लेम जो है ना आपने यहाँ पे जला रखा है, आपने यहाँ फ्लेम जला रखा है, तो यहाँ का फ्लेम जो होता है ना, अल्टीमेटली यहाँ का टेम्परेचर जो होता है ना, आप हीट यहाँ दे रहे हो, आप हीट सप्लाई यहाँ कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली टेम्परेचर जो है ना वो यहाँ का राइज करने लगता है। तो इसका कारण क्या है? तो ये प्रोसेस हमारा कंडक्शन कहलाता है। अगर एक लाइन का डिफिनेशन अगर मैं आपको बोलूं तो कंडक्शन का मतलब होता है कि एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल जो होता है ना वो 0 होता है। किसी भी पार्टिकल का एक्चुअल मोशन नहीं होता है। नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है ना, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स
जीरो, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। कैसे जीरो होता है? देखो यहाँ पे कोई एटम है, यहाँ का कोई एटम हीट करता है ना, सबसे पहले आप हीट, यहाँ पे अगर आप हीट देते हो तो यहाँ के जो एटम्स होंगे, जो भी इस पेरीफेरी के पास जितने एटम्स होंगे सब हीटेड हो जाएंगे। हीट होने के बाद क्या होता है, इनका एनर्जी बढ़ जाता है। एनर्जी बढ़ जाता है तो ये क्या करते हैं, इनके आसपास जितने भी एडजेसेंट एटम्स होते हैं ना, ये इनसे कोलाइड करते हैं ना, कोलिजन होता है, इनके बीच का कोलिजन होता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने पढ़ा होगा, ये कोलिजन हम लोग कैसा मान के चलते हैं, पूरी तरह से इलास्टिक मान के। इलास्टिक, इलास्टिक। हाँ परफेक्टली इलास्टिक। यस, तो होता क्या है कि ये अपनी एनर्जी को ना इसको ट्रांसमिट करता है। अब इसके पास ज्यादा एनर्जी आ गया तो ये फिर ये अपनी एनर्जी को इसको ट्रांसफर करके ये वापस अपने जगह पे वापस चला आता है। अब ये बंदा, अब ये जो सामने वाला जो एटम है ना, ये अब ज्यादा वाइब्रेशनल मोड में आ गया, इसके पास हीट ज्यादा आ गई, तो अब ये क्या करेगा, ये अपने आसपास के एटम को ढूंढेगा, जितने भी इसके पास एटम्स होंगे उससे ये कोलाइड करता है। कोलाइड करके ये अपना एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, लेकिन ट्रांसफर करके ये एटम उठ करके यहाँ नहीं आ रहा है ना, ये एटम अपने एनर्जी इसको ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर करके ये एटम वापस अपनी जगह पे चला आता है। अब ये एटम जो है, ये वाला एटम जो है, ये एटम अब हायर स्टेट में चला गया, इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई। जब इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई तो फिर ये अपने आसपास के जितने एटम्स हैं वो सबको ढूंढेगा, सबको ये कोलाइड करेगा, सबके साथ ये कोलाइड करेगा। कोलाइड करके ये अपना एनर्जी क्या करेगा, इसको ट्रांसफर करेगा, इसको ट्रांसफर करेगा, इसको ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर करने के बाद ये वापस अपनी जगह पे जो है ना, वापस अपनी जगह पे पहुंच जाता है। ठीक है, फिर ये ज्यादा ज्यादा हीटेड हुआ, फिर ये अगले को करेगा, फिर ये अगले को करेगा, करके फिर वापस अपनी जगह पे चला आता है ना। अगले को एनर्जी देता है, देने के बाद फिर वापस अपनी जगह पे चला आएगा। अगले को एनर्जी दिया, देने के बाद ये वापस अपनी जगह पे चला आता है, करते करते हीट जो है ना यहाँ पे ट्रांसफर होता है। तो एक्चुअल मोशन जो है ना, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जीरो होता है। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। जस्ट इसका उल्टा जो प्रोसेस होता है वो कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है। कन्वेक्शन के प्रोसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एक्चुअल में मूव कर रहे होते हैं। जब आप अपने घर में जब आप पानी गर्म करते हो, बर्तन वगैरह में, जो भी बर्तन आप सस्पेन वगैरह में आप जब पानी गर्म करते हो तो हीट आप देते हो ना पानी के लिए, आप क्या करते हो, आपने फ्लेम यहाँ दिया होगा, आपने कुछ फ्लेम यहाँ दिया होगा, तो होता क्या है कि यहाँ जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स है ना, ये तो यहाँ का जो पार्टिकल होता है ना, ये हीट एब्जॉर्ब करता है। हीट एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी डेंसिटी, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ये पार्टिकल क्या करता है, ये ऊपर की ओर राइज करना शुरू करता है, यहाँ पे ही चला आता है। जब ये यहाँ आता है तो इसकी जगह को भरने के लिए फिर कोई पार्टिकल जो है ना यहाँ पे आता है, फिर वो पार्टिकल गर्म होता है, गर्म होने के बाद फिर ये ऊपर की ओर राइज करना शुरू करता है, राइज करके फिर वो ऊपर जाता है, फिर यहाँ का जगह खाली हो जाता है ना, ये एटम अपना जगह खाली कर देता है, तो फिर बगल से ना कहीं से फिर कोई एटम आता है यहाँ पे, इसकी जगह को भरता है, फिर वो हीट ऑब्जर्व करता है, हीट ऑब्जर्व करके फिर वो ऊपर की ओर जाता है। बता सकते हो ये ऊपर क्यों जाता है? बताओ ये ऊपर क्यों जाता है? सर ये हल्का हल्का, जो हल्का हो जाएगा वो तो अपने आप ऊपर चला जाएगा, उसको हीट नीचे से हल्का हो मिलेगी ना, जाता है, उसको ठीक हीट है, नीचे तो क्या मिलेगी ना। इसका इसका मास कम जाता है क्या, तो ये हल्का हो जाता है? यस सर, इसका मास कम हो मास जाता है? ट्रांसफरेशन भी होता है ना इसमें। मास कैसे कम जाएगा? सर सर डेंसिटी कम होगी। यस, यस सर, जब इससे हीट मिलेगी तो डेंसिटी ये कम अपने हो आप हल्का जाती हो है इसका, जाएगा। हाँ यस, इसका डेंसिटी जो है ना वो कम हो जाता है। डेंसिटी कम हो जाता है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है भाई, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना। तो जब आप किसी पार्टिकल को हीट करते हो ना, ध्यान से समझो, अभी किसी पार्टिकल को आप हीट करते हो, यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल है अगर ये हीट होता है तो हीट का सिंपल जो लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ नेचर क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप हीट करते हो तो वो एक्सपैंड करता है। ठीक है, तो ये बॉडी है जो यहाँ का जो मॉलिक्यूल है ना, ये एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड करने का मतलब क्या है, वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा। मास फिक्स है ना, ये मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। वॉल्यूम बढ़ गया, अगर वॉल्यूम बढ़ गया, मास कांस्टेंट है, तो डेंसिटी को घटना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये डेंसिटी घट गया तो ये ऊपर चला जाता है, तो डेंसिटी घट गया तो ये ऊपर क्यों चला जाएगा भाई, बताओ, डेंसिटी घट जाएगा तो ऊपर क्यों चला जाएगा, ये क्या मजाक है? कोई बता सकता है डेंसिटी कम होने से ऊपर क्यों चला जाएगा? सर लेस डेंसिटी चीजें ऊपर आ जाती है हाँ तो ना। ठीक है, आ जाती हो तो मैं भी सर बोल रहा वॉल्यूम हूँ। कम हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है उसका। हाँ तो वॉल्यूम बढ़ जाता है तो क्या हुआ, बताओ बताओ भाई, तन्वी बताओ, संध्या, तुषार, इसी का बताओ, किसी को बताओ, बताओ मुकुल। मैं बोल रहा हूँ कि इसकी डेंसिटी कम हो गई, एग्री, बट ये डेंसिटी कम होते के साथ ऊपर क्यों भागने लगता है? सर कोलिजन करने के सर लिए। जो हैवी पार्टिकल होते हैं ना वो नीचे आ जाते हैं, मतलब ग्रेविटी की वजह से। तो नहीं, नॉट नॉट राइट, जस्टिफाइड नहीं है। हाँ सिमरन बताओ, सिमरन। सर क्योंकि वाटर डेंसिटी उससे ज्यादा होती है। हाँ ये सही जवाब है, ये थोड़ा सा सही बता रही है। बेसिकली होता क्या है, देखो आपने ये पढ़ा होगा ना, इसकी जब इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसका वॉल्यूम बढ़ गया ना, देखो ध्यान से,
ये पार्टिकल ध्यान से समझो, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट ना। तो अभी इसका वॉल्यूम v है और अभी इसका वॉल्यूम कुछ v प्लस में है ना, कुछ ज्यादा वॉल्यूम है। ध्यान से समझो, बहुत बेहतरीन शानदार कॉन्सेप्ट है। एनसीईआरटी में बस लिख दिया गया कि इसका डेंसिटी हाई होता है और ये ऊपर चला जाता है। बट डेंसिटी हाई तो ऊपर क्यों जाएगा? डेंसिटी लो हो जाती है, सॉरी, लो हो जाती है तो ऊपर चला, तो ऊपर क्यों चला जाएगा? तो अगर आपने किसी पार्टिकल को हीट किया, यहाँ के पार्टिकल को अगर आप हीट किए हो, तो ये तो श्योर है कि इसका एक्सपेंशन होगा, ये तो श्योर है ना, एग्री कर रहे हो सभी? एक्सपेंड करेगा। तो सेम जो सेम मॉलिक्यूल था वो एक्सपेंड करेगा। सेम एक्सपेंड करने के बाद क्या होगा? ये कुछ इस तरह का, कुछ इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ जैसे ही इसका वॉल्यूम बढ़ेगा ना, उससे इस पर लगने वाला जो बाउंसी है ना, उसका भी वैल्यू बढ़ जाता है। बाउंसी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा भाई? बाउंसी किस पे डिपेंड करता है? बाउंसी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है ना। v इंटू रो इंटू जी फॉर्मूला होता है ना इसका, बाउंसी का फॉर्मूला। तो बाउंसी जो होता है ना, वो वॉल्यूम पे वॉल्यूम जो है ना बढ़ने लगता है। ठीक है, तो जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है ना, वैसे ही इस पे लगने वाला बाउंसी ऊपर की ओर फोर्स लगता है ना भाई। बाउंसी ऊपर की ओर लगता है और mg नीचे की ओर लग रहा होता है। तो अब जैसे जैसे हीट होता है ना, वैसे वैसे इस पे नीचे से लगने वाला फोर्स जो है ना, वो बढ़ने लगता है। तो बढ़ते बढ़ते ये ऊपर की ओर मूव करने लगता है। इस पे एक्स्ट्रा फोर्स एक फील करता है, ये बाउंसी का फोर्स एक्स्ट्रा फील करने लगता है, जो ज्यादा होता है, और ये ऊपर की ओर मूव करने लगता है। ये कारण होता है, एक्चुअल रीजन ये है। बाउंसी बढ़ जाता है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? आप बाउंसी में आप क्या पढ़े होगे? बाउंसी में आपने क्या पढ़ा होगा? अगर यहाँ तक पानी रखा हुआ है, आप सपोज करो कि 5 क्यूबिक मीटर के आप किसी स्फीयर को ला रहे हो, 5 क्यूबिक मीटर को आप स्फीयर को ला रहे हो, यहाँ से आपने एक होल बना दिया ना, यहाँ से आपने एक होल कर दिया है, और इसके पानी को कलेक्ट करने के लिए आप एक बगल में कंटेनर रखे हुए हो। अगर आप इस ब्लॉक को अंदर की ओर डाल रहे हो, ये ब्लॉक अंदर आ रहा है, ठीक है, जैसे ही अंदर आएगा तो इतना अमाउंट का पानी ऊपर राइज कर जाना चाहिए था, यानी पानी का लेवल कुछ यहाँ पे आ जाना चाहिए था, कायदे से तो यहाँ जाना चाहिए था। बट मैंने क्या कर रखा है? मैंने यहाँ पर एक होल बना रखा है। तो ये इतना अमाउंट ऑफ वाटर जो है ना, विच इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस वन है ना, दिस स्फीयर, इतना अमाउंट का पानी जो है ना, वो इस कंटेनर में जमा हो जाएगा। तो आर्किमिडीज ने यही बात तो बताया था ना कि इस पानी का वॉल्यूम, इस पानी का आपको वेट निकालना है, इस पानी का वेट निकाल लेना। दिस इज द बाउंसी, यही बाउंसी है। तो अगर ये 5 मीटर क्यूब है तो इसकी बाउंसी, ये कुछ इतना ही वॉल्यूम में निकाल पाया। अगर आपने इसको हीट कर रखा है तो ये 6 क्यूबिक मीटर, सपोज करो कि ये 6 क्यूबिक मीटर का आ गया, हीट करके आपने इसको 6 क्यूबिक मीटर बना दिया ना, 6 क्यूबिक मीटर आपने इसको बना रखा है, 6 क्यूबिक मीटर का आपने डाल दिया। तो अब सेम कंटेनर जो होगा ना, मान लो कि दूसरा मैं इस तरफ लगा देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ जो आप रखे हुए हो, यहाँ 6 क्यूबिक मीटर वाला पानी आएगा ना, 6 मीटर क्यूब वाला पानी आएगा, यहाँ 5 मीटर क्यूब वाला पानी आ रहा होगा। ये कब आ रहा होगा? जब आपने हीट करके नहीं दिया है ना, आपने सिंपल दे रखा है। और 6 वाला कौन सा है? जब आपने हीटेड कर दिया, हीट करने से वॉल्यूम फैल गया, वॉल्यूम फैल गया। तो अब अगर ये नीचे आ रहा होगा ना, तो ये ज्यादा पानी निकालेगा बाहर। अगर ये ज्यादा पानी बाहर निकालेगा तो इसका वेट जो होगा ना, बाउंसी ज्यादा होगा, BUYONT, बाउंसी फोर्स जो होगा ना, वो ज्यादा होगा, इसकी बाउंसी भी कम हो जाएगी। तो बेसिकली होता क्या, यहाँ जो पार्टिकल है, पहले अगर ये 5 क्यूबिक मीटर था तो इसकी बाउंसी कम थी, आप इसको हिट कर रहे हो, ये फैल करके 6 हो गया ना, 6 मीटर क्यूब हो गया। तो अब इसकी बाउंसी ज्यादा हो गई। बाउंसी का मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स, बाउंसी एट एनी टेम्परेचर T, और इसका बाउंसी है ना, ये शुरुआत वाला बाउंसी है। तो अब बाउंसी ज्यादा लगने लगती है, अब ये ऊपर जाने लगता है, ऊपर जाने लगता है। तो ये ऊपर यहाँ पहुंच गया, यहाँ का पानी का गर्म कर दिया। फिर दूसरा वाला फिर ऊपर आएगा, यहाँ ऊपर आकर के फिर इस पूरे सरफेस को वो गर्म करने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस कुछ काम करता है। दिस इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में रियल मूवमेंट होता है ना, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल्स, हीटेड पार्टिकल। चलो ठीक है, अब ये पार्टिकल तो ऊपर आए तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ का जो पार्टिकल होगा, यहाँ से जो पार्टिकल, वो इसकी जगह को भरने के लिए नीचे की ओर आता है। तो ये बता सकते हो कि ये नीचे क्यों आ रहा होगा? ये तो ऊपर गया, ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया। ये जो पार्टिकल है, ये नीचे कैसे आ रहा होगा? ये बताओ, कोई बता सकता है? क्या सर? ये पार्टिकल का वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने से इस पे लगने वाला बाउंसी बढ़ गया, बाउंसी बढ़ गया तो ये ऊपर की ओर फोर्स ज्यादा फील करेगा, ये ऊपर की ओर भागने लगता है। तो इसकी जगह को भरने के लिए ऊपर से कोई एक नीचे की ओर उतरता है, यहाँ पे आता है। तो ये नीचे क्यों आएगा? ये तो ऊपर जा रहा है, समझ में आ रहा है, ये वाला नीचे क्यों आ रहा है? सर वो ये कंपैरेटिवली ज्यादा डेंस हो गया ना। नहीं, ज्यादा ये डेंस हो गया, ठंडा ठीक है, इसकी बेंसी कम होगी ना फिर। ठीक है, ये सब भी ठीक है, बट कुछ जी लग रहा है।
जी लग रहा है एग्जैक्टली ये बाउंसी काम कर रहा है ना यहाँ पे बाउंस या सॉरी यहाँ ग्रेविटी तो काम करता रहेगा ना भाई, ग्रेविटी तो हमेशा काम करता रहेगा ना। जैसे ही ये स्पेस खाली होगा, अगर ये स्पेस खाली होगा तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई इसको भर ही देगा भाई, ठीक है। तो ये सवाल आपका आया हुआ, एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है कि ग्रेविटी पे कौन सा डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे कौन सा प्रोसेस डिपेंड करता है, ये आपका सवाल है। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इन तीनों में से ग्रेविटी के बिना कौन सा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। सर कन्वेक्शन। या कन्वेक्शन जो है ना ये पॉसिबल ही नहीं है, बिना ग्रेविटी का पॉसिबल नहीं है। ये कंडक्शन ठीक है चलेगा, रेडिएशन भी ठीक है चलेगा, बट कंडक्शन नहीं चलेगा ना, बिना ग्रेविटी या कंडक्शन कन्वेक्शन का प्रोसेस फॉलो नहीं हो सकता है। सर चलो मुझे बताया, और हमारी क्या रहा? मैम ने भी नहीं बताया था इतना अच्छा जैसा जो आपने आज बताया। ओके चलो ठीक है, ये तो छोटी, ये तो एनसीईआरटी में सिर्फ ये लिख दिया है कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि डेंसिटी कम हो जाता है और ये ऊपर की ओर चला जाता है, तो बट डेंसिटी कम होने से ऊपर क्यों चला जाएगा? तो बेसिकली डेंसिटी कम होने का मतलब है कि वॉल्यूम राइज कर रहा है, और अगर वॉल्यूम राइज करने का मतलब है वो वॉल्यूम फैल गया, फैलने का मतलब है वो ज्यादा पानी बाहर फेंकेगा ना भाई। अब वो 6 मीटर क्यूब वाला पानी बाहर फेंक रहा होगा, यहाँ पे 5 मीटर क्यूब वाला पानी पहले फेंक रहा होता था, तो आर्किमिडीज ने बताया था कि इसका वेट मेजर कर लो, तो 5 का वेट तो ऑब्वियस है कि कम ही होगा 6 वाले से, ठीक है। तो दिस इज द बाउंसी ना, यही तो बाउंसी है मेरा, दिस इज बी। 6 वाला जो है ना ज्यादा बाउंड फील करेगा, नीचे से ज्यादा उसको जो है ऊपर के पुश किया जा रहा है। इसके बाद मेरा एक और आता है कन्वेक्शन, कंडक्शन हो गया, अब आ गया रेडिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट ना रेडिएशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग तो यही है। इसमें टाइम ज्यादा नहीं है, मैं स्टीफेंस लॉ को मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ, बाकी विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ और एक दो और है, किरचॉफ्स लॉ, एब्जॉर्प्टिव पावर, ब्लैक बॉडी, ये सब की मैं बात। एब्जॉर्प्टिव पावर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके भी स्लाइड में दे रखा है, मैं उसको मैं डील करता हूँ। आ जाओ देखो, एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर, ठीक है। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है भाई, किसी को पता है क्या? बताओ, रेडिएशन से रिलेटेड है ना, रेडिएशन से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स हैं, आपको पढ़ना होगा सब कुछ। इमिसिविटी, ये रेडिएशन है ना, स्टीफेंस लॉ, ये सब रेडिएशन बहुत बड़ा टॉपिक है। स्टीफेंस लॉ, बोल्ट्जमैन, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन दोनों एक ही होता है। इसके बाद आपका किरचॉफ्स लॉ है, ये सब आप देख लेना भाई, अब तो ये दोबारा होगा नहीं। किरचॉफ्स लॉ है, फिर आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग है ना, ये सब कुछ रेडिएशन पे काम करता है। ये तो पता था, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉज ऑफ सर कूलिंग है। इसमें सिर्फ किरचॉफ बता दो। फिर आपका विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है ना, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है, ठीक है। तो किरचॉफ्स के लिए आपको एब्जॉर्प्टिव पावर और एमिसिव पावर, दो पावर आपको जानना पड़ेगा। इमिसिव पावर, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। इसके बाद एक थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो कि प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, जिसको मैं बोलता हूँ प्रीवोस्ट। ये पढ़े हो क्या कोई प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज? नो सर। यस सर। कब पढ़े हो, कहाँ पढ़े हो, बताओ कहाँ पढ़े हो? प्रीवोस्ट थ्योरी कोई पढ़ा है? मैंने एक किताब में से पढ़ा था, तो उसमें वो कह रहे थे कि कोई भी बॉडी होती है वो एब्जॉर्ब भी करती है और रेडिएट भी करती है। राइट, पढ़ा था, खुशी मैम ने पढ़ाया था क्लास में। हाँ, तो ये प्रीवोस्ट थ्योरी जो है ना, सबसे रिवोल्यूशनरी जो था ना, रेडिएशन का जो सबसे रिवोल्यूशनरी थ्योरी जो है ना, वो प्रीवोस्ट का ही थ्योरी था, जिसको एनसीईआरटी में एक लाइन लिख के छोड़ दिया गया है कि एवरीबॉडी रेडिएट्स थर्मल एनर्जी एट ऑल टेम्परेचर। इसका सबसे पहला जो थ्योरी था ना, कि all the bodies radiate thermal energy at all temperature ना, all temperature, यही इसका थ्योरी है, जो कि एनसीईआरटी ने सिर्फ एक लाइन लिखा है, बट इसका सार बहुत ज्यादा है। इसमें अगर आप अंदर में जाओगे तो बहुत कुछ ये बताता है, और बिना इसके ये सब चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पा। मैंने इसको अच्छे से मेरे क्लास में बताया हुआ है, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, बट एनसीईआरटी में तो इसका नाम भी नहीं है प्रीवोस्ट का। उसने सिर्फ एक लाइन लिख दिया एनसीईआरटी ने, ऑल दी बॉडीज रेडिएट थर्मल एनर्जी एट ऑल टेम्परेचर। कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी को आप ले लो, लाइक -70 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं आइस को रखा हुआ हूँ ना, -70 डिग्री सेल्सियस पे आइस को मैं रखा हुआ हूँ, तो प्रीवोस्ट के अकॉर्डिंग आइस जो है ना, वो हमेशा एनी टाइम एवरी टाइम ऑल द टाइम आइस अपना एनर्जी जो है ना वो रेडिएट करता रहेगा, ये प्रीवोस्ट ने बताया था, ठीक है। किसी भी टेम्परेचर पे ऑल द बॉडीज रेडिएट थर्मल एनर्जी एट ऑल टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर आप रख ले रहते हो, उस टेम्परेचर पे सारा बॉडी, मैं आप, ये जो मेरा लैपटॉप है, ये पंखा, दीवार, ईंट, सब कुछ, दुनिया का सारा बॉडी, ऑल द बॉडीज रेडिएट थर्मल एनर्जी एट ऑल टेम्परेचर,
ये प्रीवोस्ट का थ्योरी था। बट प्रॉब्लम ये, जैसे ही इसने ये थ्योरी बोला वैसे ही आप कंफ्यूज कर जाओगे कि अगर हम सभी रेडिएट कर ही रहे हैं, मैं भी रेडिएट कर रहा हूँ, ये लैपटॉप रेडिएट कर रहा है, ये पेन रेडिएट कर रहा है, सबके सब रेडिएट कर रहे हैं एनर्जी, लगातार एनर्जी को रेडिएट कर रहे होते हैं। तो एक समय तो ऐसा ही जाना चाहिए था जब हम सब रेडिएट करते 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 0 केल्विन जो है ना, वो एब्सोल्यूट 0 वाला 0 केल्विन, हम यहाँ पहुंच जाना चाहिए था हम सबको। एब्जॉर्ब भी करते हैं ना हर हाँ टाइम। एग्जैक्टली या तो पहला जब थ्योरी, जब प्रीवोस्ट ने ये बोला कि सारा बॉडी, ये ईंट दीवार जितना है, लैपटॉप टेबल कुर्सी एवरीथिंग, सब के सब जो है ना एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, ये प्रीवोस्ट का पहला थ्योरी था। तो प्रॉब्लम यहाँ आ गया कि भाई अगर सब रेडिएट कर ही रहे हैं तो रेडिएट करते 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 आखिरकार सबको 0 केल्विन पे पहुंच जाना चाहिए था, एब्सोल्यूट 0 पे। ऐसा तो नहीं होता है। तो प्रीवोस्ट ने फिर बोला था कि जो जितना एनर्जी रेडिएट करता है ना, अगर वो कोई एनर्जी रेडिएट कर रहा होता है कोई ऑब्जेक्ट, तो एट द सेम टाइम वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रहा होता है। कहने का मतलब है कि अगर मैं एनर्जी रेडिएट कर रहा हूँ तो मेरे आसपास ये दीवार है, ये ईंट है, ये लैपटॉप है, ये पेन है, ये सभी एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। तो मैं अगर अपना एनर्जी रेडिएट कर रहा हूँ ना, तो मैं एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रहा हूँ इन सब का, और इस तरह से कुछ मैं बैलेंस बना करके चलता हूँ। ये प्रीवोस्ट का थ्योरी था, बहुत ही शानदार। इसमें काफी डिटेल, एक क्लास पूरा मैं 1-2 घंटा में दो घंटा इसमें मैंने लेक्चर दिया हुआ है अपने क्लास में, तो इसके थ्रू ही मैंने ये सब कुछ समझाया हुआ है। अगर प्रीवोस्ट अगर आप नहीं समझ में आएगा ना आपको, तो आप एनसीईआरटी ने बस ये एक लाइन लिखा हुआ है, ऑल द बॉडीज रेडिएट थर्मल एनर्जी एट ऑल टेम्परेचर। देखना एनसीईआरटी बुक में, देखना ये एक लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी ने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि प्रीवोस्ट का कम से कम एक बार नाम तो ले ले। ये एचसी वर्मा में दिया हुआ है, एचसी वर्मा में प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज करके दिया हुआ है। एनसीईआरटी में तो नाम भी नहीं लिखा है। स्टीफन लॉ के ऊपर क्या लिखा है? किरचॉफ्स लॉ, स्टीफेंस लॉ है ना, स्टीफेंस लॉ, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ होता है, ये बोल्ट्जमैन और स्टीफेंस दोनों के नाम से जाना जाता है। हाँ आयुष लीव कर लो, कोई ये नहीं है। बस खत्म कर रहा हूँ, 5 मिनट रुक जाओ, एक टॉपिक और मैं बताना चाहता हूँ, बस 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में मैं एक्टिव टॉपिक में खत्म कर दूंगा। बोल्ट्जमैन, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। तो चलो आ जाओ, एक टॉपिक और अच्छा एक टॉपिक है, वो ऊपर क्या लिखा है? एमिसिविटी है ना, एमिसिविटी, एमिसिविटी, ये इसकी वैल्यू 0 से 1 होती है, 0 से 1। पता है क्या एमिसिविटी किसी को भाई? यस और ब्लैक बॉडी के लिए 1 होती है। हाँ ब्लैक बॉडी के लिए 1 होता है। तो दिस इज एमिसिविटी। ये सारा ये सारा टर्म्स आप रेडिएशन से ही डिफाइन कर सकते हो। मैं एक छोटा सा टॉपिक और एक उठा रहा हूँ, आपके न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा, ठीक है। थोड़ा सा बस वेट करो, एक छोटा सा टॉपिक। सपोज करो कि मैंने एक आइस ले रखा है, ध्यान से समझो, मैंने आइस ले रखा है। आइस को मैंने माइनस माइनस मान लो -50 डिग्री सेल्सियस पे मैंने रखा हुआ है। मैं चाह रहा हूं कि इसको ना आप स्टीम में चेंज करो, स्टीम ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में आप चेंज करो। कैसे चेंज करोगे भाई बताओ, इसका पूरा प्रोसेस। इसको 0 डिग्री पे ले जाएंगे, फिर उसका फ्यूजन वाला होता है ना थर्मल, यस तो यस वो फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर दोबारा हाँ 3 फेजेस होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है ना कि डायरेक्ट -50 डिग्री सेल्सियस से अगर आप इसको हीट सप्लाई करते हो, कोई भी अगर आप हीट सप्लाई करते हो, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू व्हाट। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कितना हीट इसको सप्लाई किया है, ताकि ये आइस स्टीम में मेरा कन्वर्ट हो गया होगा। तो ये डायरेक्ट आइस स्टीम में कन्वर्ट नहीं होता है, ये एक प्रोसेस के थ्रू जाता है। तो ये प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ, बस 2 मिनट में ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। ये कैलोरीमेट्रिक चैप्टर पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा इस पे। ये देखो आपने आइस ले रखा है, ये आपने -50 डिग्री सेल्सियस। न्यूमेरिकल में पढ़ाया था। हाँ ये मेरे स्टूडेंट्स होंगे कोई तो, हाँ ऋषिका तो है ही, वो जान रही। तो ये आइस है ना, देखो सबसे पहले क्या होता है ना, जो भी आप हीट सप्लाई करते हो ना इस सिस्टम को, आप जो भी आप हीट सप्लाई करते हो डेल्टा क्यू, आपने पढ़ा है ना। अगर आइस आइस में रहता है, अगर फेज चेंज नहीं हो रहा होता है, स्टेट का चेंज नहीं हो रहा होता है, सिंपली टेम्परेचर का चेंज हो रहा होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो जो आप हीट देते हो ना वो हीट ms डेल्टा थीटा होता है। ठीक है, ध्यान से समझाना, ये एक बार में आपका सारा न्यूमेरिकल इससे आप सॉल्व कर सकते हो, कैलोरीमेट्री के सारे न्यूमेरिकल्स। अब अगर आइस को आप फर्दर हीट देते जाते हो ना, आइस को आपने फर्दर हीट दिया तो आइस अब फेज चेंज करेगा ना, आइस अपना फेज चेंज करेगा। और जब आइस अपना फेज चेंज कर रहा होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है। इसके लिए जो आप हीट सप्लाई करते हो ना डेल्टा क्यू, दैट हीट इज इक्वल टू MLF, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। यस ठीक है, अब इसको आपने क्या किया, अब इसको आपने फर्दर हीट सप्लाई करना जारी रखा वाटर को। अभी लिक्विड फॉर्म का जो वाटर आ गया, इसको आप फिर से आप हीट दिए जा रहे हो, तो वाटर जो है ना अभी भी वाटर के फॉर्म में रहेगा, लेकिन अब इसका टेम्परेचर राइज करके 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। इसके लिए जो आप हीट सप्लाई करते हो ना, वो हीट जो होता है वो ms डेल्टा थीटा होता है। ठीक है,
तो अभी भी आइस तक नहीं पहुंचा ना, अभी हम आइस तक पहुंचने वाले हैं। इसके बाद अगर आप फर्दर इसको हीट सप्लाई करते रखते हो और भी अगर आप हीट सप्लाई करते हो तो वाटर अपना फेज चेंज करता है, वाटर अपना फेज चेंज करके वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। फेज चेंज जब हो रहा होता है तो टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है। इसके लिए जो आप हीट सप्लाई करते हो, ये हीट जो होता है डेल्टा की, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। ठीक है, हमें कहां तक पहुंचना है भाई, हमें 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना है ना। तो अभी इसको मैं फर्दर हीट दूंगा ना, अभी और इसको मैं हीट देने जा रहा हूँ। अभी मैं इसको और हीट दूंगा, ठीक है, अभी इसको मैं और हीट दे रहा हूँ। तो ये वेपर, अब ये वेपर से वेपर में ही रह गया और वेपर का डिग्री सेल्सियस 200 डिग्री सेल्सियस आ गया। इस दौरान जो आप हीट दिए होगे ना, इसको जो आपने डेल्टा क्यू सप्लाई किया होगा, ये हीट जो होता है ना, ये एम एस डेल्टा थीटा होता है। ठीक है, तो ये पूरा इतना प्रोसेस होता है। जब आप न्यूमेरिकल्स बनाओगे, तो मैंने न्यूमेरिकल्स अपने क्लास में बहुत सारा करवाया था, तो उसमें पहले यहाँ से यहाँ आता था, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ पे, यानी आप 5 हीट को आपको जोड़ोगे ना, ये जो हीट इसके जो वैल्यू आती है ना, 5 हीट को आपको जोड़ना पड़ेगा। मतलब ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3, Q4 और Q5। जब आप इन पांचों को जोड़ोगे ना, तब जाके 50 डिग्री सेल्सियस वाला आइस 200 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में कन्वर्ट होता है। दिस इज द प्रोसेस, ये पूरा होल प्रोसेस है। तो आप न्यूमेरिकल्स अगर आप ट्राई कर सकते हो तो इस पर आप ट्राई करना। ठीक है, चलो आज की क्लास रहने देते हैं, फिर कल मैं नोट्स वगैरह बनाता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, अगर बनते हैं कल परसों में, जितने बनते हैं मैं बना करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, यस सर। यस गुड नाइट गाइस। क्वेश्चंस और डेरिवेशंस डाल देना, बस कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ ही लेंगे। ओके ठीक है अंजलि, ओके 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 मुकुल, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट, Sir, गुड good नाइट, night. थैंक यू गुड सो नाइट, मच। थैंक यू, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट।